हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। तो आज हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल्स हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। कि जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं ना, तो कंडक्टेंस पे क्या चेंज होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये केस स्टडी करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डाइल्यूशन से क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे वो होता है, वो ले लो, ग्लूकोज सोल्यूशन ले लो। ग्लूकोज की क्वांटिटी मैंने ग्लूकोज मिक्स कर रखा है वाटर के अंदर, ठीक है। फिर क्या कर रही हूँ, अगर मैं उसके अंदर और वाटर ऐड कर रही हूँ ना, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, डाइल्यूशन कर रही हूँ। मतलब उसके अंदर क्या होगी, सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी और मैं सोलवेंट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। जब सोलवेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं ना, तब बोलते हैं कि डाइल्यूशन है, यानी कि उसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम रह जाती है, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में तो सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। यानी कि जैसे ही मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ ना, यानी कि सोलवेंट और इंक्रीज कर रही हूँ, जैसे और ज़्यादा वाटर ऐड कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा, कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये तो इंक्रीज होंगे डाइल्यूशन से। जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना, वो डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होगी और ये तीनों इंक्रीज करेंगे, ठीक है। रीजन बताती हूँ अभी आपको क्यों करेंगे। देखो, कंडक्टेंस क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ज़्यादा आयंस की मूवमेंट होगी और उतने ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, है ना। आयंस की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कंडक्टेंस कितना होगा। अब जैसे ही मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ ना, तो डाइल्यूशन करने से क्या होंगे, जो भी मेरे सोल्यूट के पार्टिकल्स थे, जो भी आयंस थे ना वहाँ पे, वो क्या क्या होंगे, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा जाने के लिए, है ना। एक तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो मूवमेंट उनकी कम होगी। लेकिन एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, है ना। यानी कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, उनकी नंबर ऑफ आयंस जो भी है उनकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है ना। ये तो बहुत सिंपल सा फैक्ट हुआ कि जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है डाइल्यूशन करने से। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जो कंडक्टेंस होता है मेरा प्रॉपर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, है ना। एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि जब मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेती हूँ ना, उसके अंदर जो कंडक्टेंस होगा ना, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। अब क्या होगा, जैसे ही मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है, मान लो जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है मेरा, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उनकी वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस होगा, जिसको बोला मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब जैसे ही मैं डाइल्यूशन करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया के अंदर तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे ना, क्योंकि डाइल्यूशन कर दिया तो यानी कि सोलवेंट की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो नंबर ऑफ आयंस जो इस पर्टिकुलर एरिया में थे ना, वो तो कम होंगे, वो किसी और जगह पे चले जाएंगे डाइल्यूशन, मतलब उनको और स्पेस मिल जाएगा जाने के लिए। तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल के डाइल्यूशन करने से कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो यानी कि इस प्रॉपर 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, है ना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो फिर क्या होगा, उनकी मूवमेंट भी कम होगी, कम आयंस है, कम मूवमेंट है, और कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इसी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी जब हम डाइल्यूशन करते हैं, समझ आया। क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जो कंडक्टिविटी एक प्रॉपर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर होगी। अब उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, डाइल्यूशन करने से वो कहीं और मूव करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे। जैसे ही मैं डाइल्यूशन करूंगी ना, तो उस प्रॉपर एरिया के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने बोला था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करेगी, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगी, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी लेकिन इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों करेंगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उनका रिलेशन होता है ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम, है ना।
वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। वो वॉल्यूम मोलर कंडक्टिविटी में मोल्स की टर्म में बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, है ना। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की बात की थी हमने। तो यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने से ये क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। मैंने आपको बता दिया कैसे करती है। तो ये तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं डाइल्यूशन करती हूँ तो वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। डाइल्यूशन कर रही हूँ और लिक्विड उसमें ऐड करूँगी तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा ही। अब जैसे डाइल्यूशन मैं कर रही हूँ, ये वाली चीज़ तो मेरी डिक्रीज कर रही है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ डिक्रीज कर रही है, ये चीज़ इंक्रीज कर रही है, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। अब इसमें ना ये वाला फैक्टर मेजर होता है कि ना वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी कम डिक्रीज करती है, ठीक है। कंडक्टिविटी का इफेक्ट इतना कंडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिक्रीज करेगी लेकिन इतनी नहीं करेगी जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो ये तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अब ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के। तो डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। समझ आ गया कि डाइल्यूशन से कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, उसका रीजन बता दिया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है कंसंट्रेशन को चेंज करने से। कंसंट्रेशन चेंज कर रही हूँ मतलब मैं वही कर रही हूँ, डाइल्यूशन वाला केस है ये, है ना। अगर डाइल्यूशन कर रही हूँ मतलब क्या कर रही हूँ, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन भी तो कम होती है। डाइल्यूशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, है ना। कम नहीं होंगे मतलब अगर बात करें ना उस एरिया में कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो मान लो पहले 10 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 10 लीटर सॉल्वेंट लेके मैंने सॉल्यूशन बनाया था, उसके बाद मैंने 20 लीटर कर दिया, है ना। तो जितने पार्टिकल्स थे सोल्यूट के 10 लीटर में, उतने ही पार्टिकल रहेंगे 20 लीटर में भी, है ना। तो यानी कि क्या होगा, जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन चेंज होगी ना मेरी, पहले कंसंट्रेशन कुछ और होगी, उसके बाद कंसंट्रेशन कुछ और होगी, है ना। तो जैसे ही मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रही हूँ तो फिर मेरा मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो स्टडी करना है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा कंसंट्रेशन चेंज करने से, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा कंसंट्रेशन चेंज करने से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना ये इक्वेशन डीबे हक्कल ने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। दैट इज डीबे हक्कल ओनसागर इक्वेशन। डीबे हक्कल और ओनसागर ने इक्वेशन दी थी एक, जो क्या थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, सी लैम्डा नोट एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रखा है जब जो कंडक्टिविटी है वो है लैम्डा नोट एम, माइनस ए कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। NaCl के लिए अलग होती है, MgSO4 के लिए अलग होती है। तो ये कांस्टेंट होता है। और अंडर रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे ही मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कराऊंगी ना, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू है 2, ठीक है। कंसंट्रेशन की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू लैम्डा नोट एम की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 10, ठीक है। कंसंट्रेशन की वैल्यू है 2 और लैम्डा नोट एम की वैल्यू है 10। तो और लैम्डा एम कैसे निकलेगा फिर, 10 माइनस 2 करेंगे, है ना। ए को मैंने फिक्स 1 कर दिया, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू आई 8, समझाने के लिए वो लिखा आपको। तो यानी कि 8 वैल्यू आ गई। अब मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन थी 2, अब मैंने कंसंट्रेशन कर दी 4। पहले कंसंट्रेशन थी 2, अब मैंने 4 कर दी। तो लैम्डा एम कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 4 करेंगे फिर, है ना। या फिर ये अंडर रूट वगैरह को मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिखा है बस। तो फिर 10 माइनस 4 अंडर रूट सी की वैल्यू ले लो। ये पहले मैंने अंडर रूट सी की वैल्यू 2 ले ली, फिर मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी और मैंने अंडर रूट सी की वैल्यू 4 ले ली, ठीक है। तो फिर यहाँ से 10 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, है ना। यानी कि लैम्डा एम क्या हुआ, डिक्रीज कर गया ना। पहले 8 वैल्यू आई थी, फिर 6 वैल्यू आई, है ना। यानी कि जैसे ही मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ तो इस चीज़ में से हमें वो चीज़ क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो फिर क्या करेंगे,
अब अगर कंसंट्रेशन कम है तो कुछ कम वैल्यू माइनस होगी, तो लैम्डा एम की वैल्यू कुछ ज़्यादा आएगी, ठीक है। और अगर मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी ना, तो इसमें से कुछ ज़्यादा वैल्यू माइनस करेंगे, कुछ ज़्यादा वैल्यू माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, बहुत मतलब कुछ कम वैल्यू बचेगी ना, तो लैम्डा एम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ ना, तो मेरी क्या होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। समझ आ गई इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से बताया था डीबे हक्कल ने कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। और ये रीज़न तो मैंने आपको वैसे बता ही रखा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करती है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे यानी कि उनकी मूवमेंट कम होएगी ना। अगर कम नंबर ऑफ आयंस है तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो गए, तो उनकी मूवमेंट कम होएगी, मूवमेंट कम होएगी तो कंडक्टिविटी कम होएगी, है ना। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी कम होती है। लैम्डा नोट एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और जो डीबी हक्कल ने अपनी इक्वेशन दी थी ना, डीबी हक्कल ओन सागर इक्वेशन, वो एप्लीकेबल होती है लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन पे एप्लीकेबल नहीं होती। जब लो कंसंट्रेशन होगी ना, तब वो वाली इक्वेशन अच्छी होती है, मतलब एप्लीकेबल होती है। और अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात करूँगी ना, तो वो वाली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि जैसे पहले ग्राफ देखो, ग्राफ प्लॉट किया मोलर कंडक्टेंस के बीच में और √C कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो फिर ये वाला जो कर्व है ये आई मेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये वाली कर्व मेरी आई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, लीनियर कर्व आपको मिलती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, आपको ऐसे कर्व मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। मतलब मैं पहले इस कर्व की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको, उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं कि ऐसे वाली कर्व कैसे आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऑलरेडी डिसोशिएटेड होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोशिएटेड होता है आयंस में, है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो थोड़ा कम डिसोशिएटेड होता है आयंस में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोशिएटेड है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे ना, तो क्या होगा, पहले ही डिसोशिएटेड है, पहले ही उसके तो आयंस में ब्रेक है वो, तो जितनी कंडक्टेंस होगी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कंडक्टेंस इंक्रीज होगी डाइल्यूशन से, लेकिन इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले से ही आयंस में डिसोशिएटेड है ना। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आयंस डिसोशिएटेड नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है। जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, CH3COH, इसके आयंस क्या बनेंगे, CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिसोशिएटेड नहीं है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड नहीं होता। लेकिन मैं जैसे ही डाइल्यूशन करूँगी ना, तो डाइल्यूशन करने से ये डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट हो जाएगा मतलब आयंस मेरे ज़्यादा हो जाएंगे, आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा आयंस, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा उनकी मूवमेंट होगी और उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, है ना। तो इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन से बहुत ज़्यादा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी इतनी इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही डिसोशिएटेड है ना। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाली कर्व है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाली कर्व है। अब मैं इसको ना उल्टा समझो ग्राफ को, जैसे जैसे ये क्या है, कंसंट्रेशन है ना। अब मैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से उल्टा लेके चलो। पहले वैल्यू थी, मान लो यहाँ पे देखो, पहले वैल्यू है 120, ठीक है, कंडक्टेंस की वैल्यू है 120 इस कंसंट्रेशन पे। फिर मैंने कंसंट्रेशन कम कर दी, यानी कि मैंने डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कम होती है। तो फिर मैंने जैसे कंसंट्रेशन कम करी, मान लो पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन थी कुछ भी 50, फिर मैंने कंसंट्रेशन कम कर दी, यहाँ 20 कर दी। तो जब मैंने कंसंट्रेशन कम करी तो ये मुझे मेरी ना कंडक्टेंस की वैल्यू कुछ 120 से कुछ ज़्यादा आई, मान लो यहाँ पे 130 कुछ आ गई, ठीक है, यहाँ पे। तो यानी कि जैसे मैंने कंसंट्रेशन को कम किया, यानी कि डाइल्यूशन किया, तो मेरा कंडक्टेंस इंक्रीज किया, ठीक है। जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन कम की तो मेरी कंडक्टेंस इंक्रीज की, क्योंकि कंसंट्रेशन कम किया मतलब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो गए तो फिर मेरी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। तो मतलब इतना इंक्रीज नहीं है। देखो यहाँ से मान लो यहाँ पे कुछ 120 वैल्यू थी और यहाँ पे 130 हो गई, मतलब इंक्रीज हुआ बट इतना नहीं हुआ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इतना इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही K पॉजिटिव Cl नेगेटिव थे, तो डाइल्यूशन करने पर भी तो आयंस होंगे, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज होएगा, ठीक है। जो थोड़ी क्वांटिटी होगी ना जो अनडिसोशिएटेड होगी,
क्योंकि कोई भी 100% डिसोसिएशन तो होता नहीं है कभी भी, तो थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने आपको बोली थी यहाँ पे कि हाई कंसंट्रेशन पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये इक्वेशन अच्छी नहीं है हाई कंसंट्रेशन पे। देखो इसके लिए ग्राफ ना ये आना चाहिए था, लीनियर कर्व अगर होती तो ये वाला ग्राफ आता जो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला कर्व ग्राफ आता है, लेकिन इसका ग्राफ ये ना आके ये आता है जो रेड लाइन से आपको दिखा रखा है, ठीक है। यानी कि जब मैं हाई कंसंट्रेशन की बात करती हूँ ना, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो फिर ये कर्व ना लीनियर नहीं है, आनी चाहिए थी ये वाली बट आती है ये वाली, ठीक है। वो भी एक्सपेरिमेंटल है। वैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो आयंस क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल चिपक के होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल आसपास होंगे, है ना। आसपास होंगे तो क्या करेंगे, उनकी कंडक्टिविटी तो जितनी है उतनी ही रहेगी ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर तो कंसंट्रेशन से उस पर कंडक्टेंस पे। तो इसी वजह से यहाँ पे इतना डिक्रीज ना करके ये वाली कर्व यहाँ पे ऐसे चली जाती है, ऐसे ना जाके ऐसे चली जाती है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन पे इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये सारी थ्योरी जो मैंने आपको बताई है ना वो लिखी हुई है यहाँ पे, एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। अलग अलग बता देती हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं कि जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये फिर इसको उल्टा देखते हैं, अब ऐसे देखते हैं। हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ ना, तो हाई कंसंट्रेशन पे क्या होंगे, मैंने लिखा है इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाई कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा आयंस होंगे, ज़्यादा आयंस होंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। अब इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो मोशन क्या होगा, आयन का कम होगा। ज़्यादा इंटरेक्शन, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे चिपक के खड़े हैं तो क्या करेंगे, मूव कर पाएंगे नहीं, ये मूव करना चाहेगा बट ये इसको करने नहीं देगा, है ना। तो फिर क्या होगी, मूवमेंट उनकी कम होगी, मूवमेंट कम होगी तो कंडक्टेंस कम होगी। इसी वजह से क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन पे क्या होती है, जब मैं हाई कंसंट्रेशन की बात करूँगी तो कंडक्टेंस कम होती है, ऐसे है ना, डिक्रीजिंग कर्व। और अगर मैं लो कंसंट्रेशन की बात करूँगी तो लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा, तो लो कंसंट्रेशन पे आयंस ज़्यादा होंगे, आयंस ज़्यादा होंगे तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। यानी कि लो कंसंट्रेशन पे ज़्यादा कंडक्टेंस है, यहाँ पे 140 है लगा लो, और हाई कंसंट्रेशन पे कम कंडक्टेंस है। हाई कंसंट्रेशन पे वैल्यू मान लो यहाँ पे कितनी है, 120 से कम है ना। ये चीज़ आ गई आपको समझ। उसके बाद एक चीज़ आती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। अब मैंने आपको बताई थी ना लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नोट एम। यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा नोट एम की, ठीक है। यानी कि ये क्या थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जितना डाइल्यूशन आप कर सकते थे ना उतना आपने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जीरो वैल्यू है ना कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, यानी कि जितना डाइल्यूशन आप कर सकते थे ना उतना आपने कर दिया। तो वहाँ से आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है लैम्डा नोट एम की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया ना, बहुत ज़्यादा आपने डाइल्यूशन कर रखा है, तब जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ से इस ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ाओ, इस वाली कर्व को, और आपको यहाँ से यहाँ पे ये कर्व कट करेगी इसको, है ना। यानी कि आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ना, ये कौन सी वैल्यू होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, लैम्डा नोट एम की, ठीक है। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं, ठीक है। मैं ग्राफ फिर से बना लेती हूँ, बार बार पीछे नहीं करना पड़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला ग्राफ था ना, और ये वाला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। ये वीक के लिए था, ये स्ट्रॉन्ग के लिए था। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं किसी फिक्स कंसंट्रेशन की बात करूँ, मान लो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन है मेरी 50, ठीक है। अगर मैं किसी फिक्स कंसंट्रेशन में बात करूँ ना, तो कंडक्टेंस क्या है यहाँ पे, अगर मैं वीक, यहाँ पे वैल्यू है 20 लगा लो, यहाँ पे लगा लो 100। तो यहाँ पे अगर मैं किसी फिक्स कंसंट्रेशन की बात करूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की वैल्यू 20 है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की वैल्यू 100 है ना। ये तो सीधी सी बात है। क्या होती है, हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हमेशा कम होगी, है ना। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोशिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डिसोशिएट होता है। ज़्यादा डिसोशिएट होगा, ज़्यादा आयन होंगे, ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से तो हमेशा ज़्यादा ही होगी। इसी वजह से इसकी कंडक्टेंस की, मान लो किसी फिक्स कंसंट्रेशन पे इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू 20 है ना, तो इसकी 100 है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, किसी फिक्स कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। अब जैसे ही मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ ना, डाइल्यूशन करने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी
लेकिन इतनी इंक्रीज़ नहीं करेगी, थोड़ी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एकदम से इंक्रीज़ करती है। देखो यहाँ पे वैल्यू 20 है और मैंने डाइल्यूशन कर दिया और यहाँ पे ये एकदम से इंक्रीज़ करते 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 100 पहुँच गई, है ना। यहाँ पे वैल्यू तो सिर्फ 20 थी, यहाँ पे वैल्यू 30 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 40 हो गई, इंक्रीज़ कर करके 100 हो गई। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस ज़्यादा इंक्रीज़ करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। देखो देयर इज़ लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादा इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में डाइल्यूशन करने से, ठीक है। क्योंकि क्या होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में आयोनाइज नहीं होता, फिर आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने ज़्यादा आयोनाइज होगा उतने ज़्यादा आयन्स होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी। बहुत बार बता लिया है तो आपको, ठीक है। और एक ये चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, देखो इस वाली कर्व को तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा पोलेटेड कर सकती हूँ, मतलब यहाँ से इस कर्व को ऐसे मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैं वीक वाली कर्व को एक्स्ट्रा पोलेटेड करने लगूँ ना तो ये ऐसे जाएगी, है ना। तो यानी कि ये इस वाली लाइन को कभी कट नहीं करेगी। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है ना, ये ऐसे है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। तो ये क्या मतलब, मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊंगी इस कर्व को तो ये ऐसे जाएगी, इस वाली कर्व को कभी कट नहीं करेगी ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली जो कर्व है वो इसको कट करेगी जैसे ही मैं इंक्रीज करूँगी, है ना, क्योंकि वो लीनियर कर्व है, ये लीनियर नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यानी कि लैम्डा नोट एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा नोट एम की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे लैम्डा नोट एम की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि जैसे ही मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस कर्व को एक्स्ट्रा पोलेटेड नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कभी यहाँ पे जो वैल्यू ये कट करेगा तभी तो मुझे यहाँ पे मिलेगी लैम्डा नोट एम, कि जब जीरो कंसंट्रेशन होगी, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तब मेरा कितना कंडक्टेंस है, वही तो होता है लैम्डा नोट एम। जीरो कंसंट्रेशन पे कितना मेरा यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना कंडक्टेंस है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कभी भी लैम्डा नोट एम पता नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लैम्डा नोट एम पता कर सकती है, ठीक है। लैम्डा नोट एम की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पता कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पता नहीं कर सकते, क्योंकि इस कर्व को हम एक्स्ट्रापोलेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं पता की जा सकी, तो उसके बाद एक लॉ आया था जिसको बोला जाता है कोलरास लॉ, ठीक है। इस लॉ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। उस लॉ से फिर एक्सप्लेन होता है। वो लॉ जो था ना वो स्पेशली आया था फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए की तो एक्सप्लेनेशन दे दी डीबे-हक्केल-वॉन-सागर इक्वेशन ने, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नोट एम की वैल्यू ही नहीं मिली, है ना। क्योंकि कर्व को एक्स्ट्रापोलेटेड भी करेंगे ना तो वो इस लाइन को कभी कट नहीं करेगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको कंडक्टेंस की। तो तब वहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कोलरास लॉ के बारे में, ठीक है। अब इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अभी, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। 3 ही न्यूमेरिकल है। अब इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम हो गया आज, क्योंकि इसके बाद आपको 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं मिलेगी, तो इनको अच्छे से कर लेना आप न्यूमेरिकल्स को भी। और जो ये करवाया ना ये भी इंपॉर्टेंट है, डीबे-हक्केल-वॉन-सागर इक्वेशन। जो आगे करवाऊंगी कोलरास लॉ वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको अच्छे से करने हैं सब कुछ, सारे टॉपिक्स। अब देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स भी इजी है, अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले याद कर लेना, तो न्यूमेरिकल्स आप खुद भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। देखो 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2.0 सेंटीमीटर अपार्ट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर, हैज़ ए रेजिस्टेंस भी दे दिया। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आपको मैंने बताया था ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में रिलेशन बताया था, तो वहाँ से पहले आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो पहले मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रही हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सारे फॉर्मूले आपको याद है ना, आप खुद से ही बताओगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को मैंने कापा से प्रेजेंट किया था, उसका फॉर्मूला की ये बताया था ना, G/L/A, जहाँ पे G क्या था कंडक्टेंस, L क्या था लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, एंड A क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की है, लेंथ की बात की है, तो मैं सीधे सी बात है यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, है ना। तो यहाँ से अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो G क्या है कंडक्टेंस, और इसने दिया है रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं इसको कर सकती हूँ G क्या होता है 1/R
कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इंटू एल बाई। तो 1/r की वैल्यू कितनी है 25 इंटू लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर दे रखी है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये 25 रेजिस्टेंस, उसके यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/100 0.02। ठीक है, रेजिस्टेंस कितने में था ओम में था, तो क्या आएगा ओम इनवर्स, और यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल, तो सेंटीमीटर इनवर्स, 1 सेंटीमीटर नीचे बचेगा ना। वैसे भी आपको यूनिट ध्यान होनी चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन में आपको न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी है वो सेंटीमीटर में दी है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर ओम इनवर्स साइमन भी होता है 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गई, अब आपको निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लैम्डा ई क्यू क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, है ना, या फिर सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपने निकाली 0.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी की वैल्यू दी है 0.5, नॉर्मल सोल्यूशन बोल रखा है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आएगी मैं बता देती हूँ 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी यूनिट क्या थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन ये तो आप यही ले लो, क्या थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे है यूनिट नॉर्मेलिटी की ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और वॉल्यूम किस में होता है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब 1 ml सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट, अब इतनी सारी कैलकुलेशन करने से अच्छा आप याद कर लेना इसकी यूनिट होती क्या है। ठीक है, वरना आप यहाँ से तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, है ना, ओम इनवर्स बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, और लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, और यहाँ से बचेगा इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट यहाँ से आप याद भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन में आपसे गलती हो सकती है, आप याद रखना सब किसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The electrical resistance of a column of 0.05 molarity NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is this। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको रेजिस्टेंस की, R की वैल्यू दी है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो। ठीक है, दे क्या रखा है इसने, पहले मोलैरिटी की वैल्यू दी है 0.05 मोल पर लीटर, यूनिट होती है मोलैरिटी की। उसके बाद लेंथ दी है इसने 50 सेंटीमीटर, उसके बाद इसने डायमीटर दिया 1 सेंटीमीटर। मुझे तो ना एरिया चाहिए होता है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ना L/A, तो एरिया चाहिए मुझे। तो एरिया क्या होता है πr² होगा, तो ऐसे मैं एरिया की वैल्यू निकाल लेती हूँ 3.14 पाई की वैल्यू रखूँगी r²। जब डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी 0.5, हाफ होती है ना डायमीटर की, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका सोल्व करके वैल्यू आएगी 0.785, एरिया निकल गया। उसके बाद अब जो निकालना है वो देखते हैं, रेजिस्टिविटी निकालनी है। ये फॉर्मूला होता है R = ρL/A, रो होती है ना रेजिस्टिविटी, इसी वजह से मुझे रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लेके आई। R = ρL/A, R क्या है 5.55 इंटू 10⁻³ रो रेजिस्टिविटी मुझे कैलकुलेट करनी है, इंटू L 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय A मैंने कैलकुलेट कर लिया 0.785। तो सभी है मेरे पास, मैं यहाँ से रो निकाल लूँगी। ये तो कैलकुलेशन तो कर ही सकती हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से रो की वैल्यू क्या आएगी। रो की वैल्यू आएगी 87.135, रो की वैल्यू आएगी 87.135। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप करोगे, टाइम वेस्ट ही होगा अगर मैं आपको कैलकुलेशन भी करवाने लगूंगी तो। ठीक है,
उसके बाद अब क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी तो मुझे पता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 87.135। इसको सोल्व करके आएगा 0.01148। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, साइमन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, नहीं, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो यानी कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी भी आपको पता है क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बस बाई में नॉर्मेलिटी होती है, यहाँ बाई मोलैरिटी होती है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी आई आपकी, 0.01148 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी की वैल्यू तो दे ही रखी है 0.05। यहाँ से सॉल्व करना, आपको मिलेगी क्या चाहिए, आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी आपको 209.6। ठीक है, कैलकुलेशन आप करोगे, मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि आपकी कैलकुलेशन सही है या फिर नहीं है। ठीक है, इजी था, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे ये डायमीटर बोल दिया इसने। डायमीटर तो मुझे पता है कि एरिया में मैं यूज़ कर सकती हूँ, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो डायमीटर का मैंने वहाँ यूज़ कर लिया। आगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बोला था याद करने हैं, उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 3। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज 100 ओम। ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस दे दिया, मोलैरिटी दे दी। कहता है जब मोलैरिटी 0.1 मोल पर लीटर है ना, तो रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलैरिटी। जब कहता है जब मोलैरिटी 0.02 हो, अब तो 0.1 मोलैरिटी है तो रेजिस्टेंस इतना है, लेकिन जब मोलैरिटी 0.02 होगी ना तो रेजिस्टेंस इतना होगा। जब मोलैरिटी 0.02 है तो रेजिस्टेंस है 520। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। कि इस सॉल्यूशन के लिए हमें कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी, कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, इसकी कंडक्टिविटी दे दी, जो ये 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है ना, इसकी कंडक्टिविटी दे दी 1.20 साइमन पर मीटर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना जो कंडक्टिविटी दी है वो किस में दी है, साइमन पर मीटर में या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। जो अब तक हमने कैलकुलेशन किया ना वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की है, तो ये मीटर सेंटीमीटर इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन भी आता हो, फॉर्मूले भी याद हो, मीटर सेंटीमीटर की वजह से क्वेश्चन गलत करके आओ, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ना सेल कांस्टेंट निकाल के ले आऊँगी इस वाली इन्फॉर्मेशन से। क्योंकि क्या होता है जब मैं डाइल्यूशन करते हैं ना तो सेल कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है डाइल्यूशन करने से। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट फिक्स रहता है, चाहे 0.1 नॉर्मेलिटी हो या 0.02 मोलैरिटी हो, तो आपका सेल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं पहले इस वाली इक्वेशन के लिए, फिर इस वाली के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, G इंटू L/A। कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, मैंने अब मेरे पास रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस नहीं है ना, तो G होता है 1/R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब मुझे यहाँ से सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंटू में रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस यहाँ इंटू में चला गया, तो कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है इस सोल्यूशन के लिए, कंडक्टिविटी दी है 1.20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनमें रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ओम से ओम कैंसिल हो गया, ओम इनवर्स से ओम, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, 120 मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसको आप मीटर इनवर्स में लेके कैलकुलेशन करो, ये इसको यही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, 120 बाई मीटर है ना, मीटर इनवर्स की इनवर्स है ये, तो बाई में है ना, इसको मीटर को सेंटीमीटर में करना है। अब तो कैसे करेंगे, एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1.20 मीटर इनवर्स। ठीक है, यानी कि 1.20, ये नीचे आएगा ना मीटर, सेंटीमीटर में कर लेना अब तो
तो 1.20 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो मैंने इसको पहले सेंटीमीटर में ही ले लिया, 1.20 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ क्या कैलकुलेट करना था, कंडक्टिविटी। हाँ, जब ये सॉल्यूशन होगा ना 0.02, तब क्या कंडक्टिविटी होगी, फॉर्मूला वही लगाओगे कंडक्टिविटी का, 1/r/L/A। कंडक्टिविटी पता करनी है अब इस सॉल्यूशन के लिए, तो 1/r। रेजिस्टेंस कितना है, अब इस केस के जब इतना मोलैरिटी इतनी है ना, तो तब तो रेजिस्टेंस 520 है, तो ये वाला रेजिस्टेंस लोगे आप। ठीक है, इनटू में L/A। सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, सेल कांस्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, तो इसी वजह से कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.20 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, मान लो कुछ भी आ गई, मान लो 5 आ गई, मैं वैसे बता रही हूँ। ठीक है, मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई, तो उसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गई, आपकी कंडक्टिविटी आ गई। अब कैलकुलेट क्या करना है, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, साथ में मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है ना। तो अब मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लो। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय में मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की तो वैल्यू निकाल ली मैंने, जो यहाँ से निकालूंगी ना वो वैल्यू रख दूंगी यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, इंटू 1000 बाय में मोलैरिटी कितनी है, इस सोल्यूशन के लिए निकालनी है, तो मोलैरिटी 0.02 ले लेंगे। 0.02 मैंने मोलैरिटी ले ली, तो यहाँ से मैं सोल्व कर लूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल ली, मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, बस। इसमें क्या था क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन का यूज़ करके मैंने सेल कांस्टेंट निकाला, क्योंकि सेल कांस्टेंट सेम होता है चाहे मोलैरिटी कुछ भी हो, कंसंट्रेशन कुछ भी हो। तो फिर मैंने इस वाली इक्वेशन में, इसके लिए जो इक्वेशन होगी वहाँ पे उस सेल कांस्टेंट वैल्यू की यूज़ किया, वहाँ से मैंने कंडक्टिविटी निकाल ली। कंडक्टिविटी निकालने के बाद फिर मैंने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। ठीक है, मैंने यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लिया सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि जो मेरे पास ये फॉर्मूला है ना, ये तभी यूज़ करना है मुझे जब मेरे पास जो कंडक्टिविटी है ना उसकी वैल्यू ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में हो। अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स में दे रखी है ना, तो उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना पहले, ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जब बना रखा है, जब क्या होगा, मोलैरिटी यानी कि मोल पर लीटर होगा, और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के, है ना। तो यानी कि जब सेंटीमीटर में इक्वेशन होगी ना, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आ जाएगा ये न्यूमेरिकल से आपके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम करेंगे। ठीक है।